हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का वाईफाई स्टडी पार्ट ऑफ फन अकेडमी। गुड इवनिंग गाइस, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी जो है ये भी मेरे प्यारे दोस्तों बहुत अच्छी चल रही होगी, शानदार चल रही होगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अन अकेडमी लर्निंग ऐप अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं कर रखा है तो इसको डाउनलोड अवश्य कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद में आप यहाँ पर मुझे सर्च कीजिएगा प्रवीण कुमार के नाम से। जैसे ही गाइस आप मुझे सर्च करेंगे मेरा प्रोफाइल आप लोगों को दिख जाएगा। प्रवीण कुमार के नाम से जैसे ही सर्च करेंगे प्रोफाइल आएगा और यहाँ पर ऑप्शन रहेगा फॉलो करने का, तो फॉलो अवश्य कर लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा जो भी क्लासेस आपके लिए लगाई जाती हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। स्पेशल क्लासेस भी आपको देखने को मिल जाएंगी। और साथ ही साथ अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर अगर आप किसी भी कैटेगरी में किसी भी एग्ज़ाम के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड जो है प्रवीण11 इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। अब देखिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं और हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, गुप्त वंश के बारे में हम बात कर रहे थे, गुप्त साम्राज्य के बारे में हम चर्चा यहाँ पर कर रहे थे। और जो कल हमारा जो सेशन हुआ था उसमें मैंने आपको समुद्रगुप्त के बारे में और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में मेरे प्यारे दोस्तों आपको बताया था। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये मेरे प्यारे दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं कुमारगुप्त के बारे में, जो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसके बाद में जो शासक यहाँ का बना था इसका नाम आता है कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। क्या नाम है जी? कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। और इसके द्वारा मेरे प्यारे दोस्तों 415 ईस्वी से लेकर के 455 ईस्वी तक यहाँ पर शासन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर मैंने बताया कि कुमारगुप्त महेंद्रादित्य से महेंद्रादित्य के द्वारा शासन किया गया था। तो इस कुमारगुप्त से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं जो हमसे आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो एक बात तो ये आपको याद रखनी है कि गुप्त साम्राज्य में सर्वाधिक अभिलेख अगर हमें मिले हैं किसी गुप्त शासक के समय तो वो मेरे प्यारे दोस्तों कुमारगुप्त के समय ही प्राप्त हुए हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, सबसे पहले बात तो ये आती है कि गुप्त साम्राज्य में सर्वाधिक अभिलेख, गुप्त साम्राज्य में सर्वाधिक अभिलेख हमें कुमारगुप्त के समय के प्राप्त होते हैं। कुमारगुप्त के समय के प्राप्त होते हैं। ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात है जी। आगे बढ़ें। दूसरी क्या इम्पोर्टेंट बात हो सकती है मेरे प्यारे दोस्तों? बात अगर की जाएगी, क्या मैंने जब आपको समुद्रगुप्त पढ़ाया था तब मैंने उसके समय प्रचलित मुद्रा जो आती है सोने की मुद्रा, गरुड़ प्रकार की मुद्रा बताई थी क्या? बिल्कुल बताई थी, क्योंकि राज चिन्ह जो था उसमें गरुड़ का प्रयोग किया जाता था जो गुप्त वंश के शासक थे उनके द्वारा। लेकिन कुमारगुप्त के द्वारा आपके यहाँ पर सिक्कों में गरुड़ के स्थान पर मयूर का प्रयोग करने का कार्य किया गया। और मेरे प्यारे दोस्तों मध्य भारत में चांदी के सिक्के जो चलाए गए ये आपके इसी कुमारगुप्त के द्वारा चलाए गए थे, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी चांदी के सिक्के तो चलाए थे लेकिन वो दक्षिण भारत में चलाए थे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मुद्रा में गरुड़ के स्थान पर, मुद्रा में गरुड़ के स्थान पर मयूर का प्रयोग करने का कार्य किया गया जी। किसके द्वारा किया गया? ये आपके कुमारगुप्त के द्वारा किया गया। दूसरी बात हम यहाँ पर लिख सकते हैं मध्य भारत में चांदी के सिक्के प्रचलित करने का कार्य जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर किया जाता है। किसके द्वारा? कुमारगुप्त के द्वारा ही किया जाता है। और बात अगर की जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अपन चर्चा करेंगे आपके
गुप्त शासकों की वंशावली आती है जिसका नाम आता है विल्शड अभिलेख। और ये विल्शड अभिलेख जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके कुमार गुप्त के समय का ही अपने को देखने को मिलता है। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अपन चर्चा करेंगे, मैंने आपको ये बताया है, क्या मैंने ये कहा है कि कुमार गुप्त के समय के विल्शड अभिलेख से हमें गुप्त शासकों की वंशावली ज्ञात होती है। गुप्त शासकों की वंशावली के बारे में जानकारी जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों अपने को प्राप्त होती है कुमार गुप्त के समय का जो विल्शड अभिलेख अपने को प्राप्त होता है। तो यहाँ तक बिल्कुल मामला सेट हो गया होगा। मैंने ये कहा है कि कुमार गुप्त के समय के सर्वाधिक अभिलेख अपने को देखने को मिलते हैं। इसने गरुड़ के स्थान पर मयूर का प्रयोग मुद्रा में मेरे प्यारे दोस्तों किया। मध्य भारत में चांदी के सिक्के प्रचलित करने वाला गुप्त वंश का शासक अगर कोई था तो उसका नाम आता है कुमार गुप्त। और इसके समय के विल्शड अभिलेख से अपने को गुप्त शासकों की वंशावली के बारे में भी जानकारी अपने को प्राप्त होती है। अब देखिएगा, इसके द्वारा कुमार गुप्त के द्वारा अनेक सारी उपाधियां भी धारण की गई थी। ये कौन कौन सी उपाधियां आती हैं, इनके भी नाम आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक उपाधि आती है, इसका नाम आता है श्री महेंद्र। कौन सी है? श्री महेंद्र। एक मैंने नाम के साथ में ऊपर लिखी है महेंद्रादित्य, और मेरे प्यारे दोस्तों अश्वमहेंद्र। क्या नाम है? अश्वमहेंद्र। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिएगा, तो ये भी उपाधियां आप लोगों को ध्यान में रखनी है जी। ये सारी उपाधियां आपके श्री महेंद्र, महेंद्रादित्य और अश्वमहेंद्र जो आते हैं ये मेरे प्यारे दोस्तों, तथा साथ में परम भागवत अगर अपन बात करें तो ये परम भागवत भी मेरे प्यारे दोस्तों इसी की उपाधि आती है। और यह आपके गढ़वा लेख में इसको कहा गया है परम भागवत। ठीक है ना? तो ये सारी जानकारी आप लोगों को याद रखनी है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें आती है कुमार गुप्त फेस्ट के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आपको ये पता होगा मेरे प्यारे दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों, जिसे महायान ऑफ बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, ऑक्सफोर्ड ऑफ बौद्ध धर्म की अगर हम बात करेंगे तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी ये भी मेरे प्यारे दोस्तों कुमार गुप्त के समय ही होती है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त फेस्ट के शासनकाल में हुई। कुमार गुप्त फेस्ट के शासनकाल में हुई थी। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक मामला बिल्कुल सेट हो गया होगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं। बात अगर हम करें मेरे प्यारे दोस्तों, बात अगर की जाएगी आपके यहाँ पर जो और इम्पोर्टेंट बात आती हैं, एक ऐसा पहला गुप्त शासक जिसके अभिलेख जो हैं वो हमें बंगाल वाले क्षेत्र से प्राप्त हुए, वो शासक आपका कुमार गुप्त फेस्ट ही आता है। जैसे दामोदरपुर ताम्रपत्र की बात अगर की जाए, या फिर वेग्राम या फिर धनदेह ताम्रपत्र की बात अगर हम करें, ये गुप्तकालीन ताम्रपत्र हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि प्रथम गुप्त शासक जिसके समय के अभिलेख हमें बंगाल से प्राप्त हुए हैं,
बंगाल से प्राप्त हुए हैं। ये आपका कौन सा शासक आता है? ये मेरे प्यारे दोस्तों आपका कुमारगुप्त फेस्टी आता है। जैसे वेग्राम, जैसे धनदेह, और नंबर 3 पर अगर बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों आपके दामोदरपुर, ताम्रपत्र जो आते हैं ये इसी कुमारगुप्त फेस्ट के आते हैं, जिससे अपने को ये जानकारी मिलती है कि इसका एम्पायर जो था, इसका साम्राज्य जो था, ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके बंगाल वाले क्षेत्र तक विस्तारित था। क्लियर हो गया होगा? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को यहाँ तक नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। और एक जानकारी और अपने को मिलती है कि इसी कुमारगुप्त फेस्ट के शासन के अंतिम समय मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर हूणों का आक्रमण हुआ था, और उन हूणों के आक्रमण का सामना करने के लिए कुमारगुप्त के द्वारा स्कंदगुप्त को भेजा गया था, और स्कंदगुप्त ने उन हूणों को पराजित किया था। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि कुमारगुप्त की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। कुमारगुप्त के शासन के अंतिम समय में, शासन के अंतिम समय में हूणों का आक्रमण हुआ, हूणों का आक्रमण हुआ, जिसका सामना करने हेतु, जिसका सामना करने हेतु स्कंदगुप्त को भेजा, स्कंदगुप्त को भेजा, और स्कंदगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया। हूणों को क्या कर दिया जी? पराजित करने का कार्य किया गया मेरे प्यारे दोस्तों। किसके द्वारा? स्कंदगुप्त जो कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ, उसी के द्वारा मेरे प्यारे दोस्तों हूणों को पराजित करने का कार्य किया। और इसके बारे में जानकारी जो है ये अपने को मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसकी बात अगर हम करेंगे तो इसकी जानकारी अपने को जूनागढ़ अभिलेख से दोस्तों प्राप्त होती है। किससे? जूनागढ़ अभिलेख से। और मेरे प्यारे दोस्तों इसी जूनागढ़ अभिलेख की अगर हम चर्चा करेंगे तो जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को मेरे प्यारे दोस्तों मलेच्छ कहा गया है। क्या कहा गया है जी? मलेच्छ कहा गया है। तो जब कुमारगुप्त जो था वृद्धावस्था की ओर अग्रसर था और प्रशासन को चलाने में समर्थ नहीं था, इसीलिए इसने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को मेरे प्यारे दोस्तों हूणों का सामना करने के लिए भेजा था, और स्कंदगुप्त के द्वारा हूणों को पराजित करने का कार्य किया गया, जिसकी जानकारी मैंने आपको बताई कि जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। और इसी जूनागढ़ अभिलेख में मेरे प्यारे दोस्तों हूणों को क्या कहा गया है? मलेच्छ कहा गया है। यहाँ तक मामला बिल्कुल सेट हो गया होगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं होनी चाहिए जी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगला जो लास्ट का जो महत्वपूर्ण शासक आता आपकी इसी गुप्त वंश की बात अगर अपन करें तो इसका नाम आता है मेरे प्यारे दोस्तों स्कंदगुप्त, और इसके द्वारा 455 ईस्वी से लेकर के 467 ईस्वी तक शासन करने का कार्य किया गया था। किसके द्वारा? स्कंदगुप्त की अगर हम चर्चा करेंगे तो 455 से 467 ईस्वी तक इसके द्वारा शासन किया गया। क्या मैंने आपको जब चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाया था तब मैंने गुजरात के सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य की बात बताई थी, जिसके द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। लेकिन सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की बात अगर आपसे पूछी जाए कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण का कार्य जो था वो किस शासक के समय हुआ, तब आपका आंसर आएगा स्कंदगुप्त के समय होता है। और इसका पुनर्निर्माण जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों सौराष्ट्र का एक गवर्नर था जिसका नाम आता है चक्रपालित, उसकी देखरेख में अपने को देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इसके समय स्कंदगुप्त के समय की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण
इसके समय सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण चक्रपालित की देख रेख में हुआ। किसकी देख रेख में हुआ जी? ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर स्कंदगुप्त के समय होता है, चक्रपालित की देख रेख में। दूसरी बात अगर हम करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, स्कंदगुप्त जो आता है उसके द्वारा अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया गया था। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम ये भी लिख सकते हैं, वो क्या आती है? वो ये आती है कि इसने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया था। किसको राजधानी बनाया जी? अयोध्या को अपनी राजधानी जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों बनाया गया था। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ बात अगर की जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, स्कंदगुप्त की बात अगर हम करें तो एक अभिलेख का नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। और वो अभिलेख आपका ये आता है कि मेरे प्यारे दोस्तों, पुष्यमित्र और हूण जो आते हैं उनके द्वारा इसके समय आक्रमण किया गया, जिसकी जानकारी अपने को भीतरी अभिलेख से प्राप्त होती है। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपके भीतरी अभिलेख में आपके स्कंदगुप्त जो हैं, ये स्कंदगुप्त हूणों को पराजित करने का कार्य कर देता है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैंने आपको ये बताया कि भीतरी अभिलेख से हूणों व पुष्यमित्रों के आक्रमण की जानकारी, परंतु स्कंदगुप्त इसमें क्या रहता है? विजयी रहता है। इस बात की भी जानकारी जो है ये अपने को इसी भीतरी अभिलेख से भी प्राप्त होती है। तो भीतरी अभिलेख जो आता है ये मेरे प्यारे दोस्तों किस शासक के समय का है? स्कंदगुप्त का आता है भीतरी अभिलेख। इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। वो क्या इम्पोर्टेंट बात आती है उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। एक और शासक यहाँ पर हुआ है स्कंदगुप्त के बाद में जो महत्वपूर्ण शासक है, जिसका नाम आता है मेरे प्यारे दोस्तों आपके भानुगुप्त। अरे क्या नाम बताया जी? भानुगुप्त। और ये भी क्या गुप्त वंश का ही शासक है क्या? बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, गुप्त वंश का ही शासक आता है भानुगुप्त। और इसी भानुगुप्त के समय का एरण अभिलेख अपने को प्राप्त होता है 510 ईस्वी का, जिसमें सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख अपने को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं इसके समय के 510 ईस्वी के एरण अभिलेख से सर्वप्रथम सती प्रथा के उल्लेख की जानकारी प्राप्त होती है। सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों जरूर ध्यान में रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत बार आप लोगों से दोस्तों पूछा जाता है। कौन सा अभिलेख बताया है? एरण अभिलेख। अगर शासक का नाम पूछ ले तो आप क्या बताएंगे कि भानुगुप्त जो आता है इसके समय का ये एरण अभिलेख आता है। सती प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम जो है ये अपने को इसी एरण अभिलेख से दोस्तों प्राप्त होता है। किस शासक के समय की बात हमने की है? भानुगुप्त के समय की बात हमने की है। कब का है ये? 510 ईस्वी का अभिलेख आता है। कौन सा अभिलेख है? एरण अभिलेख। यहाँ तक मामला बिल्कुल सेट हो गया होगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि जो गुप्त वंश था, इस वंश का अंतिम शासक कौन आता है ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम डिस्कस करें, अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों विष्णुगुप्त जो आता है ये इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है, और जिसके द्वारा आपके चंद्रादित्य की उपाधि को धारण किया गया था।
तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इस वंश का अंतिम शासक, इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। ये भी सीधा सीधा प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है कि आपके गुप्त वंश का अंतिम शासक जो आता है वो कौन था, तब आपका आंसर क्या आएगा, विष्णुगुप्त जो था वो मेरे प्यारे दोस्तों आपके इसी गुप्त वंश का अंतिम शासक आता, जिसके द्वारा चंद्रादित्य की उपाधि को धारण किया गया था। लेकिन वो तो कोई इंपॉर्टेंट खास ज़्यादा बात नहीं आती है, लेकिन आपको केवल ये याद रखना है कि मेरे प्यारे दोस्तों विष्णुगुप्त जो आता है ये इस वंश का अंतिम शासक आता है। अब और महत्वपूर्ण तथ्य अगर हम देखें तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके भारत में मंदिर निर्माण की कला जो है ये किस वंश के समय प्रारंभ हुई, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि मेरे प्यारे दोस्तों आपके गुप्त काल में ही अपने को देखने को मिलती है। तो ये भी मैं लिख देता हूं, भारत में मंदिर निर्माण की कला, भारत में मंदिर निर्माण की कला सर्वप्रथम गुप्त काल में ही प्रारंभ होती है, गुप्त काल में प्रारंभ हुई। और प्रारंभ में जो ये मंदिर बनाए जाते थे मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर जो है ये आपके शिखर युक्त मंदिर नहीं बनाए जाते थे, अर्थात उनमें शिखर का प्रयोग नहीं किया जाता था। लेकिन बाद में शिखर युक्त मंदिरों का भी निर्माण किया जाने लगा गुप्त काल में ही। तो आपसे ये भी पूछ सकता है, मंदिरों की अगर हम बात करेंगे तो प्रथम शिखर युक्त मंदिर जो आता है इसका एग्जाम्पल भी मेरे प्यारे दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर आता है ये मेरे प्यारे दोस्तों प्रथम शिखर युक्त मंदिर जो है ये आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, आप लोगों से यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी प्रकार आपको पता होगा कि अजंता की गुफाओं की अगर हम चर्चा करें तो वो भी क्या गुप्तकालीन आती हैं क्या, बिल्कुल आती हैं। अजंता की गुफाएं और बाघ की गुफाएं, इनमें से अजंता की गुफा जो आपकी आती है 16 नंबर, 17 नंबर और 19 नंबर ये गुप्तकालीन आती हैं। ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ये भी कई बार आपके लेवल पर रेलवे में सीधा सीधा प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ अजंता की गुफा संख्या 16, साथ में 17 व 19 जो है ये आपके गुप्त कालीन हैं। वह बाघ की गुफाएं जो आती हैं, बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं भी गुप्त कालीन हैं। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अजंता की गुफा संख्या 16, 17 व 19 जो मैंने आपको बताई ये भी गुप्तकालीन है। और मेरे प्यारे दोस्तों अजंता की गुफाएं आपको पता होगा औरंगाबाद महाराष्ट्र में आती हैं क्या, बिल्कुल औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये गुफाएं आती हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों इनमें अगर हम चर्चा करेंगे आपके यहाँ पर जो है 16 नंबर गुफा जो आती है इसमें अपने को मरणासन राजकुमारी का चित्र अपने को प्राप्त होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गुफा संख्या 16 की बात अगर हम करेंगे ये मरणासन राजकुमारी का जो चित्र अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है ये आपसे कई बार मेरे प्यारे दोस्तों पूछा जाता है जी। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये वो सारी बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। यहाँ से आपसे गुप्त काल से रिलेटेड प्रश्न जो है मेरे प्यारे दोस्तों पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि गुप्त काल जो हमने पढ़ा है बिल्कुल अच्छे तरीके से आपका मामला सेट हो गया होगा। हमने मेरे प्यारे दोस्तों डिस्कस किया सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, वैदिक सभ्यता भी मैंने आपको पढ़ाई है। मेरे प्यारे दोस्तों जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में भी हमने चर्चा की, मौर्य वंश और गुप्त वंश भी मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करूंगा कि बेहतरीन तरीके से आपका मामला जो है ये इसका सेट हो गया होगा। इस वाले पार्ट में से अगर कोई भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको क्लियर कर दोगे। नेक्स्ट डे हमारा नया टॉपिक रहेगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहेगा, बिंदास रहेगा। और अनअकैडमी पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी कैटेगरी में कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा रेफरल कोड है प्रवीण11।
इसको आप अप्लाई कर सकते हो, जिससे 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। तो ओके गाइज, लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भी कीजिएगा। बाकी की बात हम अगले सेशन में करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच गाइज।